तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग थाइमस के बारे में, जो कि हमारा एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, थाइमस एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन को रिलीज करता है और बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, किस हार्मोन को रिलीज करता है, और उसके अलावा कौन कौन सा काम करने का अपना काम करता है वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग थाइमस के बारे में। तो हम मार्कर ले लेते हैं अपना। देखिए थाइमस, थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। इसका जो पोजीशन है वो क्या कहाँ होता है, लंग के कहाँ पे होता है, ये बताइए कहाँ पे होता है ये, स्टर्नम के पीछे। अब याद करिए, जो अपना स्टर्नम है ना उसके पीछे, और जो हमारा एरोटा होता है उसके आगे, यानी वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा एंड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे और एरोटा के आगे। ठीक है, स्टर्नम के पीछे और एरोटा के आगे, चाहे ऐसे बोलिए कि एरोटा के वेंट्रल में और बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, और लंग के बीच में, लंग के बीच में ये अपना उपस्थित होता है, जो कि ये क्या है, लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोब के जैसा। थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। यह इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अपना इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या करता है ये, जो बी और टी लिम्फोसाइट्स है ना, उन दोनों को क्या कराता है कि डिफ्रेंशिएशन कराने का काम कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, द ग्लैंड सेक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द थाइमोसिन। जो यह थाइमस ग्लैंड अपना एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसिन कहते हैं। और थाइमोसिन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, जो प्रमोट करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन एडिशन थाइमोसिन आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है कि जो हमारा थाइमस है वो क्या है कि लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, लंग के बीच में पाया जाएगा, अपना बिहाइंड द स्टर्नम वेंट्रल टू द अपना एरोटा हो गया। और इसका मेन रोल किस में होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे करेगा कि जो बी और टी लिम्फोसाइट है उनको क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कराएगा, मेचुरेशन कराएगा। अब देखिए टी लिम्फोसाइट मेच्योर होगी तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान कर देगी। कौन सी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अपना प्रदान करेगी। वहीं पे यदि क्या होगी, अपनी बी लिम्फोसाइट मेच्योर हो रही है, चाहे डिफ्रेंशिएट हो रही है, तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी को रिलीज करती है। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये काम करने का काम करता है। और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, थाइमोसिन। और यही थाइमोसिन बी और टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन अपना कम कराते हैं और प्रमोट करते हैं अपना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। और अपना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देखिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रमोट करेंगे और क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को रिलीज करवाएंगे, जिससे हमारा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी वो प्रमोट हो जाए और वो काम करे अच्छे से। थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। ठीक है, देखिए हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 साल के 70 साल के हो गए हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि थाइमस जो है ना, थाइमस ग्लैंड है ना, वो डिजेनरेट करने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस क्या करने लगता है, अपना डिजेनरेट करने लगता है। जिस वजह से क्या होता है कि थाइमोसिन कम से कम रिलीज होता है और टी और बी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जिस वजह से जो हमारे ओल्ड पर्सन है, जो हमारे ज़्यादा उम्र दराज के लोग हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं। अब आप कितने भी अच्छे खिला लीजिए, अच्छे से खिला पिला लीजिए, वो नहीं सही हो सकता। क्यों, क्योंकि मेन जो है थाइमस अपना थाइमोसिन रिलीज करके डिफ्रेंशिएशन करा रहा है बी और टी लिम्फोसाइट का। वही चीज़ क्या हो जा रहा है, अपना डिक्रीज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है अपना। ठीक है, इसी वजह से वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। एज द रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सनस बिकम वीक। जो उनका इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, अपना वीक हो जाता है। ठीक है, ये था अपना थाइमस के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, इसका लोकेशन क्या होता है, किडनी के ऊपर आप लोग देखें बैठी रहती है, हाँ वही। आवर बॉडी है जो 1 पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के पास क्या होता है, एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड होता है, 1 एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। जो किडनी का इंटीरियर पार्ट है उसके ऊपर 1 किडनी 1 एड्रीनल ग्लैंड्स, मतलब 1 किडनी कंटेन 1 एड्रीनल ग्लैंड्स ऑन हिज इंटीरियर पार्ट। द एड्रीनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू कॉल्ड एड्रीनल
मेडुला एंड आउटर साइड लाइज द एडिनल कार्टेक्स। हमारी जो हमारी ये एडिनल ग्लैंड है, इसमें दो जोन होंगे, एक आउटर एक इनर। एक अपना आउटर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। आउटर वाले को क्या बोल देते हैं, एडिनल कार्टेक्स, और इनर वाले को एडिनल मेडुला। और इसकी पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे पोजीशन होता है इसका, इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी वन पेयर ऑफ एडिनल ग्लैंड इज फाउंड। ठीक है, वन पेयर एडिनल ग्लैंड अपनी पाई जाती है। देखिए एडिनल ग्लैंड, ये है अपनी एडिनल ग्लैंड। ये ऊपर कार्टेक्स दिख रहा है अपना, ये देखिए कार्टेक्स वाला पार्ट दिख रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये कार्टेक्स वाला पार्ट है, ये कार्टेक्स वाला पार्ट है, ये कार्टेक्स वाला पार्ट है। ठीक है, और जो अंदर का पार्ट है ये पूरा ये सब क्या है, मेडुला वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है। ठीक है, और ये बाहर वाला कार्टेक्स वाला पार्ट हो गया अपना, और ये अंदर वाला क्या हो गया, मेडुला वाला पार्ट हो जाता है, एडिनल मेडुला। ठीक है, और ये देखिए हमारा किडनी है, यूरेटर अपना है, ये किडनी है, यहाँ पे हाइलम होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइलम होता है। यहाँ पे देखिए ये अपनी क्या है, एडिनल ग्लैंड है। एक सेकेंड, ये अपनी एडिनल ग्लैंड है। एक किडनी के ऊपर पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, वैसे ही अपनी दूसरी किडनी इधर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये एक पेयर हो जाएगी, मतलब एक यहाँ पे ये हो जाएगी, तो एक पेयर होगी कि नहीं होगी, लेफ्ट और राइट किडनी दोनों को मिला के। ठीक है, ये आगे चले जाएंगे अपने कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के पास, यहाँ पे अपना यूरेथ्रा निकला होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन होता है इनका। तो एडिनल मेडुला, एडिनल कार्टेक्स, एडिनल ग्लैंड, ये चीज़ हो गया अपना। एक सेकेंड रब कर देते हैं इसको, अच्छा डायग्राम है। ठीक है, आज आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अब लिखा गया है इसके बारे में, क्या क्या और चीज़ें लिखी गई उसको पढ़ते हैं हम लोग एडिनल ग्लैंड के बारे में। एडिनल मेडुला सेक्रेट टू हार्मोन्स, एडिनेलिन और या इपिनेफ्रिन, और नॉन एडिनेलिन या नॉन इपिनेफ्रिन। ठीक है, ठीक है, तो जो एडिनल मेडुला होती है, कार्टेक्स नहीं मेडुला, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि एडिनल कार्टेक्स कर रहा है कि एडिनल मेडुला कर रही है। तो जो एडिनल मेडुला है ना, वो दो हार्मोन को रिलीज कर रही है, पहला एडिनेलिन हो गया या इपिनेफ्रिन, और दूसरा नॉन एडिनेलिन या नॉन इपिनेफ्रिन। दे आर कॉमनली कॉल्ड द कैटेकोलेमाइंस। ठीक है ना, कैटेकोलेमाइंस, इनको क्या बोल देते हैं, कैटेकोलेमिन्स बोल देते हैं। एडिनेलिन एंड नॉन एडिनेलिन रैपिडली सेक्रेट in response to stress of any kind and during emergency situations and called emergency हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। देखिए आप सिंपल ये समझिए कि इनको फाइट या फ्लाइट हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेस के समय पे रिलीज होते हैं। कब, स्ट्रेस जब रहेगा, कोई ज़्यादा मतलब कोई विपद पड़ गया, मतलब मान लीजिए आप अचानक कोई सांप देख लिए, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ आ गया जिससे आपके बॉडी में क्या हो, स्ट्रेस हो जाए, उस समय ये दोनों रिलीज होते हैं, इपिनेफ्रिन एडिनेलिन या नॉन इपिनेफ्रिन या नॉन एडिनेलिन। ठीक है, देखिए एडिनेलिन आर, यहाँ पे आर लिखा है कि नहीं, आर मतलब होता हुआ एडिनेलिन और इपिनेफ्रिन एक ही नाम है, और नॉन एडिनेलिन या नॉन इपिनेफ्रिन ये दोनों तभी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी के समय रिलीज होते हैं। इन्हें फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, ये क्या करेंगे, अलर्टनेस को बढ़ा देंगे। अब आप सांप देख लिए तो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और जब अलर्ट होंगे तो आपके रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, पिपिलरी, नहीं एक सेकेंड, हाँ पाइलो इरेक्शन बोलते हैं उसको। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको पाइलो इरेक्शन कह देते हैं। देखिए रेजिंग ऑफ हेयर्स, यहाँ पे दे दिया पेपिलरी डिलेशन, पेपिलरी क्या हो जाता है, डिले हो जाता है अपना, और स्वीटिंग होने लगता है, पसीना होने लगता है। तो एक चीज़ अलर्टनेस हो गया, पेपिलरी अपना डिलेशन हो जाता है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, और हमारा स्वीटिंग होने लगता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अपना हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट रेट है, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, वो भी अपना इंक्रीज हो जाता है। कैल्चेकोलेमाइंस also stimulate the breakdown of glycogen resulting in increase the concentration of glucose in the blood। अब देखिए ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या बना देंगे, ग्लूकोज। अब जो ग्लाइकोजन जो स्टोर था वो टूट के क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो अपना जो ब्लड होगा ना, उसमें क्या होगा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। ग्लूकोज का मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है अपना। ठीक है, और देखिए इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, ब्रेकडाउन करा रहे हैं यानी लाइपोलिसिस करा रहे हैं। एक सेकेंड लिख दे रहे हैं अच्छे से हम,
लाइपोलाइसिस, और इसको बोल देते हैं प्रोटियोलिसिस। ठीक है ना, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस, ये लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस करने का भी काम करते हैं। आगे दे दिया है कि द एडिनल कार्टेक्स। अब एडिनल मेडुला देख लिए हम लोग, कार्टेक्स देख लेते हैं। तो एडिनल कार्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स में होता है। अब इनर वाला होता है रेटिकुलेटा, बीच वाला फेसिकुलेसा और आउटर वाला ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा पहला हो गया इनर वाला रेटिकुलेटा, उसके बाद से जोना फेसिकुलेटा और ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये तीनों अपने जोन्स होते हैं हमारे एडिनल कार्टेक्स के। और इनर वाला हो गया अपना जोना रेटिकुलेटा, चाहे रेटिकुलेरिस, ऐसे मतलब याद हो जाने के लिए कुलेटा वैसे याद करते हैं। तो जोना रेटिकुलेरिस हो जाता है, कुलेटा भी बोलते हैं, कुलेरिस भी बोलते हैं। जोना फेसिकुलेटा हो गया और ग्लोमेरुलोसा हो गया आउटर लेयर। द एडिनल कार्टेक्स सेक्रेट मेनी हार्मोन्स। जो एडिनल जो हमारा कार्टेक्स है बहुत सारे हार्मोन्स को करता है, जैसे कि हमारा कार्टिकॉइड्स हो गए। कार्टिकॉइड्स इच इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कार्टिकॉइड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और एक मिनरलोकार्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स किस में इन्वॉल्व होगा? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो कार्टिकॉइड जो कि इन्वॉल्व है, विच इज इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स बोल देते हैं। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल क्या होता है? एक मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड है। जो कॉर्टिसोल है वो मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड है। देखिए एक सेकेंड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसका एग्जाम्पल कौन है? कॉर्टिसोल। ठीक है, एक होता है मिनरलोकार्टिकॉइड, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन आ जाते हैं इधर। अब देखिए कार्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी कॉल्ड मिनरलोकार्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरल कार्टिकॉइड इन बॉडी। जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वाटर हो गया, इनको बैलेंस करता है, उसको मिनरल कार्टिकॉइड बोल देते हैं। और मिनरल कार्टिकॉइड का एग्जांपल मतलब उस हार्मोन्स का कौन नाम है? एल्डोस्टेरॉन होता है। और वहीं पे ग्लूकोकार्टिकॉइड अपना कॉर्टिसोल होता है। तो याद कर लीजिए ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल। ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या हो गया? कॉर्टिसोल। ग्लूको मतलब ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो ग्लूकोकार्टिकॉइड हो गया। वही मिनरलो मतलब मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, इनका यदि बैलेंस कर रहा है, इनको रेगुलेट कर रहा है तो अपना मिनरलोकार्टिकॉइड हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया? एल्डोस्टेरॉन हो जाता है अपना। ग्लूकोकार्टिकॉइड और क्या क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन। लाइपोलिसिस कराता है, क्या कराता है? लाइपोलिसिस, पीछे हम लोग देखें। और प्रोटियोलिसिस पे देखें। ठीक है, प्रोटियोलिसिस हो गया। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक इन यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। और जो अपटेक या यूटिलाइजेशन है ना किसका? अमीनो एसिड्स का, उसको इनहिबिट करने का काम करता है, कम करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना हो, उसका यूटिलाइज ना हो। क्या? अमीनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। Cortisol is the involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function। जो अपना cortisol है वो क्या होता है? इन्वॉल्व होता है मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जो हमारा cortisol है वो जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, जो हार्ट रेट वगैरह, हार्ट बीट हो गया, इन सबको मेंटेन करने का काम करता है, किडनी फंक्शंस को। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल, जो ग्लूकोकार्टिकॉल है ना, जैसे कि ये कॉर्टिसोल हो गया, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस्ड इम्यून रिस्पांस। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करेगा और जो हमारा इम्यून का रिस्पांस है उसको कम करने का काम करता है। किसको? इम्यून के रिस्पांस को कम करने का, उसको सप्रेस करने का काम करता है। यहाँ पे लिखा गया कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। और कॉर्टिसोल का और काम देख लीजिए, आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब कॉर्टिसोल देख लीजिए, ये देख लिए ग्लूकोकार्टिकॉइड के बारे में। अब थोड़ा हम एल्डोस्टेरॉन के बारे में भी देख लेते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? मेनली एक्ट करता है रीनल ट्यूबल्स। रीनल ट्यूबल्स में कौन सा? DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, CD। अरे यार, कलेक्टिंग डक्ट, इन पे काम करता है अपना। और क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर और एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम इन फॉस्फेट आयन का। यानी सोडियम और वाटर का तो एब्जॉर्प्शन कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा और एक्सक्रीशन कराता है किसका? पोटेशियम का और फॉस्फेट आयन का अपना
सेक्रेशन कराता है। द एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर। भाई सिंपल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा हमारे बॉडी में, फ्लूइड वॉल्यूम हो गया, जो हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, इनको मेंटेन करने का काम करता है। कुछ अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या किए जाते हैं, एडिनल कार्टेक्स को सेक्रेट किए जाते हैं, जो कि एक्जियल हेयर, प्यूबिक हेयर और हमारे फेशियल हेयर को क्या करते हैं, ग्रो कराने का काम करते हैं। कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, मतलब एंड्रोजेनिक जो हार्मोन्स है ना, स्टेरॉइडल हार्मोन्स है एंड्रोजेनिक। अब देखिए स्टेरॉइड लिखा है ना यहाँ पे, तो एक तरह से अगर आपको कहीं भी दे दे कि स्टेरॉइडल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, मेनली टेस्टोस्टेरोन वगैरह वो स्टेरॉइडल होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का क्या कराता है, सेक्रेशन कराया जाता है एडिनल कार्टेक्स के द्वारा, जिनका काम क्या क्या होता है, एक्जियल हेयर का ग्रो कराना, प्यूबिक हेयर अपना हो गया और अपना क्या हो गया, फेशियल हेयर हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, एक्जियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर। ठीक है ना, इनको इन हेयर्स को उगाने में हेल्प करता है अपना। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकंड, 6वां नंबर का पैनक्रियाज। तो यहीं तक हम रहने देते हैं, अभी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा वो कठिन नहीं है, तीर नहीं मारना है इसमें कोई ज़्यादा, बस एक बार 2 बार आप लेक्चर को यदि अब 2x के स्पीड में भी कर लेते हैं तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, ऑल द वेरी बेस्ट।